चलिए आज झांकते हैं एक ऐसे शातिर दिमाग के अंदर, एक ऐसा नाम जिसे सुनकर आज भी पूरे अमेरिका में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे शख्स की जो दिन के उजाले में तो एक बेहद चार्मिंग पढ़ा लिखा नौजवान था, लेकिन रात होते ही वो बन जाता था एक बेरहम शैतान। ये कहानी है टेड बंडी की। तो फिर इस कहानी की शुरुआत क्यों न खुद उसी शैतान के शब्दों से की जाए। ये शब्द किसी और के नहीं, खुद टेड बंडी के थे। और यकीन मानिए, ये कोई हवा में की गई बात नहीं थी। ये एक चेतावनी थी, एक कबूलनामा था उस खौफनाक सच्चाई का जो अमेरिका के इतिहास को हमेशा हमेशा के लिए बदलने वाली थी। तो इस इंसान की असलियत को समझने के लिए हमें सीधा चलना होगा उस पल में जब इसका राक्षसी रूप पूरी दुनिया के सामने बेनकाब हो गया था। और वो पल था उसकी दूसरी और सबसे दुस्साहसी जेल ब्रेक। तारीख थी 30 दिसंबर 1977। ये कोई मामूली जेल से भागने की घटना नहीं थी, नहीं, ये एक पूरा तमाशा था जिसकी प्लानिंग महीनों से चल रही थी। जरा सोचिए, उसने अपना 35 पाउंड वजन कम किया ताकि वो अपनी सेल की छत में आरी से काटे गए एक छोटे से छेद से निकल सके, और वो भी क्रिसमस की रात। और सबसे ज्यादा डराने वाली बात जानते हैं क्या थी? पूरे 17 घंटे, जी हाँ 17 घंटे तक किसी को कानो कान खबर तक नहीं हुई कि अमेरिका का सबसे खतरनाक सीरियल किलर अब आज़ाद घूम रहा है। और आज़ादी का उसने जो जश्न मनाया ना, उसने पूरे देश की रूह कंपा दी। जेल से भागने के सिर्फ 2 हफ्ते बाद वो फ्लोरिडा के एक गर्ल्स हॉस्टल काए ओमेगा सोरोरिटी हाउस में घुस गया, और सिर्फ 15 मिनट के अंदर उसने 4 लड़कियों पर इतनी बेरहमी से हमला किया कि 2 की तो मौके पर ही मौत हो गई। ये कोई आम कत्ल नहीं था, ये एक नरसंहार था। तो फिर सवाल ये उठता है कि आखिर कोई ऐसा राक्षस बनता कैसे है? एक इतना होशियार, पढ़ा लिखा, चार्मिंग इंसान वो इतने घिनौने काम कैसे कर सकता है? इसका जवाब हमें मिलेगा उसके बचपन के अंधेरों में। तो चलिए वहीं चलते हैं। टेड की दुनिया सच कहूं तो एक बहुत बड़े झूठ की बुनियाद पर टिकी थी। जन्म से ही जिसे वो अपनी मम्मी पापा समझकर बड़ा हुआ, वो असल में उसके नाना नानी थे, और जिसे वो अपनी बड़ी बहन मानता था, वो उसकी असली माँ थी। इस एक धोखे ने उसकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया। ऊपर से घर में उसके नाना का हिंसक बर्ताव था। सोचिए, जब 22 साल की उम्र में उसे ये सच्चाई पता चली होगी, तो उस धोखे ने उसके अंदर अपनी माँ और शायद दुनिया की हर औरत के लिए नफरत का एक ऐसा जहर घोल दिया जो कभी कम नहीं हुआ। और यहीं से उसका वो दोहरा चेहरा सामने आता है जो किसी को भी चौंका दे। एक तरफ तो था एक होनहार स्टूडेंट, एक पॉलिटिकल कैंपेनर, यहाँ तक कि क्राइसिस हॉटलाइन पर काम करने वाला एक मददगार वॉलंटियर जो लोगों की जान बचाता था। और सिक्के का दूसरा पहलू, वो था एक चोर, लोगों की जासूसी करने वाला जो अंधेरे में दूसरों की जिंदगी में झांकता था। ये 2 अलग अलग लोग नहीं थे, नहीं, ये एक ही शैतान के 2 चेहरे थे। कहते हैं ना, हर कहानी में एक टर्निंग पॉइंट होता है। टेड की जिंदगी में वो टर्निंग पॉइंट थी डायन एडवर्ड्स, उसकी पहली मोहब्बत, जिसने उसे ठुकराया था। कई साल बाद जब टेड थोड़ा कामयाब हो गया तो वो डायन के पास वापस गया, उसे फिर से अपने प्यार में, शादी के सपनों में उलझाया। और फिर जब डायन पूरी तरह उस पर भरोसा करने लगी, उसने ठीक वैसे ही उसे तोड़कर छोड़ दिया जैसे डायन ने उसे छोड़ा था। और बस ये बदला पूरा होते ही उसके अंदर का वो राक्षस पूरी तरह से आज़ाद हो गया। कत्ल का सिलसिला जनवरी 1974 में ठीक इसी के बाद शुरू हुआ। तो चलिए अब देखते हैं कि इस एक बदले ने कैसे पूरे देश में आतंक और मौत का एक खूनी सिलसिला शुरू कर दिया। बंडी का काम करने का तरीका, जिसे मोडस ऑपरेंडी कहते हैं, वो बहुत ही शातिर और लगभग हमेशा एक जैसा होता था। वो अक्सर हाथ में प्लास्टर या पट्टी बांधकर चोट लगने का नाटक करता था। उसका चार्मिंग चेहरा और मदद मांगने का तरीका देखकर कोई भी उस पर आसानी से भरोसा कर लेता था। और जैसे ही कोई उसकी मदद के लिए उसकी फोक्सवैगन बीटल कार के पास आता, वो हमला कर देता था। वो अक्सर अपने शिकारों को दूर दराज के इलाकों में ले जाता, और ये सबसे डरावनी बात है, हत्या करने के बाद भी वो कई बार उन क्राइम सीन्स पर वापस लौटता था। और अब जरा उसके आतंक का पैमाना देखिए। वॉशिंगटन, ऑरिगन, यूटा, कोलोराडो, एक के बाद एक राज्य और एक के बाद एक गायब होती लड़कियां। लिंडा एन हीली, सुसैन रेनकोट, रॉबर्टा पार्क्स, ये तो बस कुछ नाम हैं जिनकी पुष्टि हो पाई। माना जाता है कि असली संख्या इससे कहीं कहीं ज्यादा थी।
वो एक ऐसा शिकारी था जो हाईवे पर घूम रहा था और अपने पीछे सिर्फ लाशों का निशान छोड़ रहा था। तो सवाल ये था कि पुलिस इस अदृश्य कातिल को आखिर पकड़ेगी कैसे? ये कहानी है उस लंबी और कई बार हताश कर देने वाली खोज की। धीरे धीरे पुलिस के पास सुराग आने लगे। गवाहों ने टेड नाम के एक शख्स के बारे में बताया, जिसके हाथ में पट्टी बंधी होती थी और वो एक फोक्सवैगन बीटल चलाता था। लेकिन सबसे बड़ा सुराग तो खुद टेड की गर्लफ्रेंड एलिजाबेथ क्लोएफर ने दिया। उसने एक नहीं कई बार पुलिस को फोन करके अपने शक के बारे में बताया, लेकिन उसकी बातों को अनसुना कर दिया गया। आखिर में यूटा में एक रूटीन ट्रैफिक स्टॉप पर एक पुलिस वाले की नजर उस पर पड़ी। जब उसकी कार की तलाशी ली गई तो उसमें से एक स्की मास्क, हथकड़ियां और एक क्रोबार मिला। और फिर एक सर्वाइवर कैरल डरोंच ने उसे लाइनअप में पहचान लिया। अब जाल कस चुका था। और यह इस केस की शायद सबसे दुखद सच्चाई है। एलिजाबेथ क्लोफर, जो उसके इतने करीब थी, उसने पुलिस को सब कुछ बताया था। उसने बताया था कि उसे घर में बैसाखियां मिली हैं, महिलाओं के कपड़ों से भरा एक बोरा मिला है। उसने अपने शक को जाहिर किया, लेकिन उस वक्त पुलिस के पास रोज हजारों टिप्स आ रहे थे और उसकी चेतावनी को गंभीरता से नहीं लिया गया। सोचिए कितनी जानें बच सकती थीं। अब कहानी पहुंचती है अपने आखिरी पड़ाव पर, यानी कि कोर्टरूम में। और ये कोर्टरूम टेड बंडी के लिए उसका आखिरी स्टेज बनने वाला था। ये कोई आम मुकदमा नहीं था, ये एक नेशनल सेंसेशन बन चुका था। ये अमेरिका का पहला ऐसा मर्डर ट्रायल था जिसे नेशनल टेलीविजन पर लाइव दिखाया जा रहा था। और बंडी, जिसे हमेशा से अटेंशन पसंद थी, उसने इस मौके को एक शो में बदल दिया। उसने अपने वकीलों को भी हटा दिया और फैसला किया कि वो अपना केस खुद लड़ेगा। लेकिन सारे ड्रामे और दिखावे के बीच प्रोसिक्यूशन के पास एक ऐसा सबूत था जो सब पर भारी पड़ने वाला था। वो था बाइट मार्क एविडेंस। एक विक्टिम लीसा लेवी के शरीर पर मिले दांतों के निशान का मिलान सीधे सीधे टेड बंडी के टेढ़े मेढ़े दांतों से हो गया। ये एक ऐसा वैज्ञानिक सबूत था जिसे झुठलाया नहीं जा सकता था, और इसने केस का रुख ही मोड़ दिया। और ठीक जब सबको लगा कि ये ट्रायल इससे ज्यादा अजीब नहीं हो सकता, तभी बंडी ने कोर्ट रूम के बीचों बीच कुछ ऐसा कर दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। यकीन करना मुश्किल है, लेकिन ये सच है। अपने ही मर्डर ट्रायल के दौरान जब उसकी एक दोस्त कैरल एन बून गवाह के तौर पर कटघरे में थी, टेड ने उससे सवाल पूछते पूछते उसे शादी के लिए प्रपोज कर दिया। और फ्लोरिडा के एक अजीबोगरीब कानून की वजह से जैसे ही उसने हाँ कहा, वो दोनों उसी वक्त उसी जज के सामने कानूनी तौर पर पति पत्नी बन गए। ये उसका दुनिया को दिखाने का तरीका था कि देखो, मैं अब भी कंट्रोल में हूं। लेकिन कोई भी ड्रामा, कोई भी नाटक हमेशा नहीं चलता, और अब टेड बंडी के इस शो पर पर्दा गिरने का वक्त आ चुका था। 30 अपनी मौत की सजा से कुछ दिन पहले टेड बंडी ने 30 हत्याओं का जुर्म कबूल किया। लेकिन ये तो सिर्फ वो आंकड़ा था जो उसने बताया। जांच करने वालों का मानना है कि असली संख्या 100 से भी कहीं ज्यादा हो सकती है। कितने ही कहानियां, कितने ही जिंदगियां उसके साथ ही हमेशा के लिए दफन हो गईं। अपनी मौत को टालने की आखिरी हताश कोशिश में उसने एक और घिनौना खेल शुरू किया। उसने इन्वेस्टिगेटर्स को अपने जुर्मों की भयानक डिटेल्स देनी शुरू कर दी, इस उम्मीद में कि हर एक लाश की जानकारी के बदले उसे जीने के लिए कुछ और मोहलत मिल जाएगी। उसने बताया कि कैसे वो अपनी विक्टिम्स की लाशों के पास दिनों तक वापस जाता था और कैसे उसने कुछ के कटे हुए सिरों को अपने अपार्टमेंट में रखा था। और फिर वो दिन आया, 24 जनवरी 1989। टेड बंडी को इलेक्ट्रिक चेयर पर मौत की सजा दी गई। उसके आतंक का अंत हो गया। जेल के बाहर का नज़ारा भी बड़ा अजीब था। सैकड़ों लोग जमा थे और वो जश्न मना रहे थे, आतिशबाजी हो रही थी। ये शायद पूरे देश की एक सामूहिक राहत थी कि आखिरकार वो खौफनाक अध्याय अब बंद हो चुका था। तो आखिर में टेड बंडी की ये पूरी कहानी हमें एक बहुत ही परेशान करने वाले सवाल के साथ छोड़ जाती है। अगर शैतान हमारे ही बीच एक आम, एक पढ़े लिखे, एक आकर्षक चेहरे के पीछे छिपा हो सकता है, तो उसे कोई पहचानेगा कैसे? आखिर बुराई सबके सामने होते हुए भी कैसे छिप जाती है?